सबसे पहले तो मैं आपका पत्रकार बंधुओं का सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, स्वागत करना चाहती हूँ और देरी के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आज आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में मेरे साथ जो है नेतृत्वकर्ता महिलाएं उपस्थित हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि महिला अध्यक्ष जो हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्ष हैं वो भी उपस्थित हैं और हमारी चेयरमैन साहिबा और अन्य सारी महिलाएँ जो आज सिर्फ निर्भर नहीं, मैं ये कहूँगी कि आज निर्माता का रूप ले चुकी हैं। वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाजपा की सरकार में किस तरह से नारी शक्ति वंदन, आप देखिए कि नाम में ही कितना प्रभावित है कि नारी शक्ति वंदन, जिसे कहा कि नारियों का वंदन जिसमें किया जा रहा है। तो 2023 में मैं आपको बताना चाहूँगी और आपके माध्यम से अपनी उन महिलाओं बहनों को मैं अवगत कराना चाहूँगी, उन महिलाओं को, उन नारियों को जो घर में रहती हैं, घर का काम करती हैं, समाज की प्रमुख धारा से जुड़ी हुई हैं या अन्य समाज के प्रमुख धारा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको आगे जो है चला रही हैं, उन तक आपके माध्यम से पहुँचे। क्योंकि जो पत्रकारिता होती है वो चौथा स्तंभ होता है, समाज का एक आईना होता है और समाज को एक सही दिशा पहुँचाने का भी एक, मैं ये कहूँगी कि मजबूत जो है जरिया होता है। तो बताना चाहूँगी कि 1966 में पहली बार महिलाओं के लिए जो जिस तरह से विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं के लिए आरक्षित हो पाए, उस तरह से एक आवाज़ उठाई गई थी। लेकिन 1966, 1968, फिर 2008, 2010, 2014 तक इसको लैप्स किया गया। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद किस तरह से मजबूत कुशल नेतृत्व में उनके ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ और आप देखेंगे कि 2029 में महिलाओं को एक मजबूत शक्ति बनकर, जिस तरह से महिलाएं जो है, आधी आबादी जो है, वो अपनी उनकी आवाज़ को, महिलाओं की आवाज़ को आप विधानसभा और लोकसभा में किस तरह से उठाते हुए आप देखेंगे। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के मजबूत कुशल नेतृत्व में जो है पूरा हो पाया है। आज महिलाएं सिर्फ सपने देखती नहीं, सपने साकार करती हैं। आज महिलाएं आसमान पर ऊंची उड़ान भरती हैं। आज महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में अपने आप को साबित करती हैं और भारत माता की जय के साथ उस तिरंगे को गौरवान्वित करती हैं और चारों ओर लहराती हैं। तो ये आज जो महिलाएं इस पूरे समाज को कहते हैं कि किसी भी माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना भी है और उनकी दूरदर्शिता भी है, उनकी कुशल सोच भी है कि जिस तरह से महिलाएं जो हैं, आधी आबादी जो है, उसके बिना इस एक मजबूत समाज की, उसकी उन्नति की, उसकी प्रगति की, उसके उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस विषय को सोचते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में, मजबूत सोच से, दूरदर्शिता से अधिनियम पारित किया गया 2023 में। अब आप देखेंगे कि 2029 में आप आधी आबादी को 33% आरक्षण के साथ महिलाएं अपने समाज के कल्याण की आवाज़ को बुलंद करती हुई आपको विधानसभा में, लोकसभा में दिखेंगी। तो बहुत ही सेलिब्रेशन का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। उसके साथ तालियों के साथ मैं चाहूँगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करें और भाजपा की सरकार का भी धन्यवाद करें कि किस तरह से उन्होंने इतनी मजबूत सोच के साथ ये निर्णय लिया और उस निर्णय को ज़मीन पर, धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। देखिए, कभी भी अगर ये कहा जाए कि पूर्ण रूप से परिवर्तन आने में समय लगेगा। जब हम बात करें अगर पूर्व सरकारों की, हमेशा से आपने देखा कि जब पूर्ण रूप एक छत्र राज अन्य सरकारों का रहा, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं के सम्मान की, उन्नति की, प्रगति की, उत्थान की और समाज में भागीदारी की बात तो सदैव कही गई, लेकिन धरातल पर उतारने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। आज आप देखते हैं कि जहां महिलाओं की भागीदारी 3% हुआ करती थी, 2014 में जब भाजपा की सरकार आई तो 3% भागीदारी हुआ करती थी, लेकिन उसको बढ़ाकर आज 2017, 19 और आज 2024 में उसको बढ़ाकर किस तरह से आगे किया गया। आज हर क्षेत्र में आप देखें, चाहे वो सेना का है, चाहे वो विज्ञान से जुड़ा हुआ है, चाहे वो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, चाहे वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं सैनिक विद्यालयों की भी, उसमें भी 10% सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आज आप देखें कि महिलाएं जो हैं वो लाभार्थी नहीं रही हैं, वो निर्णय लेने की भूमिका में आई हैं। आप किस तरह से देखिए कि आज महिलाएं किस तरह से सरपंच का चुनाव लड़ती हैं, किस तरह से आज वो प्रधान का चुनाव लड़ती हैं। तो ये भी 33% का आरक्षण जो है महिलाओं को, आपने देखा कि अभी हरियाणा में जितने भी माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार में जिस तरह से चुनाव हुए, आज ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो सरपंच हैं। आप हरियाणा को ही ले लीजिए, अन्य राज्यों की भी अगर मैं बात करूँ
तो पहले अपने राज्य की बात मैं करना चाहूँगी कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना ज़मीन और आसमान का अंतर आया है। लेकिन जिस तरह से 33% आरक्षण लागू होगा तब आप उसके साथ देखिएगा कि महिलाओं की स्थिति में किस तरह से सुधार और किस तरह से उभार आप देखने को मिलेगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि भी सुधार हो गया है, लेकिन ये बात जो हम पूछ रहे हैं वो ये है कि महिलाएं चुनी जरूर जाती हैं लेकिन काम पति ही करते हैं, सिग्नेचर भी पति करते हैं। ये सुधार कब तक हो पाएगा कि महिलाएं खुद आगे आएँ, खुद ही वो अपनी पावर खुद इस्तेमाल करें, लोगों के बीच जाएं, लोगों की आवाज़ सुने और यहाँ तक कि पंचायत में जाकर भी फैसले सुनाएं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि एक पुरुष होते हुए पुरुष समाज से जब महिलाओं की उन्नति की बात सुनते हैं तो महिलाओं का उत्थान तो स्वतः ही हो जाता है। आज जब इस तरह की बातें पुरुष के मुंह से निकलती हैं और इस तरह की बातें आती है तो समाज अपने आप उस दिशा की ओर है कि जब समाज ही परिवर्तन चाहता है, समाज ही चाहता है उन महिलाओं को देखना, उन गरीब बेटियों को देखना, उन ऐसी महिलाओं को देखना कि जो कभी भी राजनीतिक समाज से, राजनीतिक परिवेश से नहीं है। आज हम जितनी महिलाएं यहाँ बैठी हैं इंक्लूडिंग मी, कोई भी राजनीतिक परिवेश से उनके ना ही पिता ना ही उनके पति आपको देखने को मिलेंगे। वे स्वतः ही अपने आप से उठ खड़ी हुई हैं, स्वतः ही एक ऐसी सोच के साथ जहाँ राष्ट्र प्रथम की भावना जुड़ी होती है, उस ऐसी विचार के साथ जब वो जुड़ती हैं तो खुद को गौरवान्वित महसूस करती हैं, खुद में गौरव महसूस करती हैं कि ऐसे विचार के साथ हम जुड़े। और आप आगे देखेंगे, इट इज सेड दैट द चेंजिंग लॉ ऑफ नेचर, बदलना प्रकृति का नियम है। और धीरे धीरे जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में क्रांतिकारी रूप से परिवर्तन आया है तो ये परिवर्तन भी आप किस तरह से 2029 में आपको देखने को मिलेगा, तो आप खुद ही इस बात के लिए सराहेंगे। लेकिन मैम इस सवाल का जवाब तो आपसे मिल ही नहीं रहा है। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब तो घुमा कर दिया जा रहा है। जी बताएं। जवाब ये है कि महिलाएं जो है वो सरपंच बनती है, पार्षद बनती है, लेकिन अक्सर उनके पति ही काम करते हैं, उनके पति साइन करते हैं। वो इसके सामने हम बैठे हैं, अभी दिया तो है ये सारी की सारी बहनें, ये आप पूछेंगे हो सकता है कि आप बहुत सारे लोग कर भी रही हो, बहुत सारी महिलाएं बहन कर रही हो, लेकिन 80% में यही देखा जाता है कि पति ही काम करते हैं और सिग्नेचर अथॉरिटी भी नहीं के पास। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। उसका जवाब ये है क्योंकि पहले की सरकारों की अगर बात की जाए तो महिलाओं को क्या है वो इतना एक्सपोजर नहीं मिलता था, उनकी आवाज़ जो है वो दबकर रह जाती थी। लेकिन एक पावरफुल वॉइस अगर आज धीरे धीरे जिस तरह से महिलाओं को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, जिस तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो वो उसी आज आप देखेंगे 2029 की बात हम करते हैं, लेकिन ये वो महिलाएं हैं, वो समाज में घूमती हुई वो महिलाएं हैं जिनके पति नहीं, जब वो खुद को तैयार करती हैं देश का नेतृत्व करने के लिए। देश का नेतृत्व करने के लिए एक क्षमता, एक कार्यशैली, एक अनुभव भी होना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से महिलाओं को इंडिपेंडेंट से लेके आत्मनिर्भर भारत की जब हम बात करते हैं, जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की हम बात करते हैं, जब हम उन महिलाओं की बात करते हैं जो स्वरोजगार चलाती हैं, तो वही महिलाएं हैं जो आगे चलकर समाज का नेतृत्व करेंगी, समाज का कल्याण करेंगी और समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करेंगी। लेकिन जब पूर्व की बात की जाए, जब उन महिलाओं को तैयार ही नहीं किया गया, उन महिलाओं को बाहर ही नहीं निकाला गया, उन महिलाओं को शैक्षिक रूप से तैयार नहीं किया गया, आर्थिक रूप से तैयार नहीं किया, सामाजिक रूप से तैयार नहीं किया गया, तो किस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि वो महिलाएं आगे आके भागीदारी समाज के कल्याण में दे पाएंगी? देखिए, ये बहुत ही हमारा जो ये सनातन जो धरती है, हिंदुस्तान जो धरती है, अगर पुरातन काल की भी अगर बात की जाए तो बहुत लंबा एक विषय हो जाएगा, जिसको देखते हुए आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने सनातन धर्म की बात करते हुए समाज की जो पुरानी कुरीतियाँ आई, हमारा जो ये हिंदू धर्म था, हमारा जो ये भारत था, इसको बहुत ही मतलब ये ऋषियों मुनियों की धरती थी। अगर हम पुराने समाज में भी देखने जाएंगे तो कोई भी महिलाएं आपको घूंघट में, कोई भी महिलाएं इस तरह से नहीं दिखेंगी, वो महिलाएं ही थी जो इस समाज का कल्याण करती थी। इवन जितने ऋषि महात्मा आपने पहले अगर बात करें तो देखते थे कि किस तरह से महिलाओं का सम्मान होता था, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम धर्म आया, मुस्लिमों की वो आई, तो कुछ कुरीतियाँ भी हमारे धर्म में आई, हमारे भारत में आई। उन कुरीतियों को धीरे धीरे वो प्रजा प्रथा और आपने देखा सती प्रथा, उनको समाज सुधारकों ने दूर भी किया। और आज अगर कहीं हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा को मैं जानती हूँ कि ये वही हरियाणा है जब सर पर मटका लेकर महिलाएं पानी लेकर निकलती थी और उनकी हाइट भी हम देखते थे कि नहीं बढ़ पाती थी। आज वही महिलाएं हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश में, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश अनुसार वो घर जल योजना के माध्यम से, नल जल योजना के माध्यम से 18,000 से भी ज़्यादा कनेक्शन जो है वो हर घर को दिए गए हैं। और आज वो महिलाएं इस तरह की कुरीतियों से निजात पा रही हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरह से। आप अगर देखें आज महिलाएं
मैं ये कहूँगी कि निर्भर से पहले महिलाओं को सिर्फ लाभार्थी के रूप में देखा जाता था, वोट बैंक के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज महिलाएं अगर निर्णय लेने की भागीदारी में है, निर्णय लेने की भूमिका में है, तो सिर्फ माननीय नरेंद्र मोदी जी की उस सोच की वजह से है। आज अगर उज्ज्वला योजना से लेकर और किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से, आवास निधि योजना के माध्यम से, लाभार्थी योजना के माध्यम से, सुकन्या समृद्धि योजना के माध्यम से उन महिलाओं को किस तरह से आगे लाया जा रहा है, उन महिलाओं की किस तरह से भागीदारी सुनिश्चित करके समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर बात करें तो क्राइम जहाँ बढ़ रहा है वहाँ अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं की शिकायत तक नहीं लिखी जाती, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसी अगर कहीं भी देखिए, पहले की सरकारों में ऐसा होता था, मैं मानती थी कि पहले की सरकारों में ऐसा होता था, और आज आप देखें किस तरह से माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार में माननीय मनोहर लाल जी आए, उसके बाद कितना परिवर्तन 2014 के बाद आया। लेकिन पूर्ण रूप से हम ये नहीं कह सकते कि पूर्ण रूप से अभी क्राइम खत्म हो गया है या पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, पूर्ण रूप से जो कुरीतियां हैं समाज की वो खत्म हो गई है। जिस तरह से कहा जाता है कि सब कुछ शासन प्रशासन पर हम नहीं छोड़ सकते, तभी एक सभ्य समाज की संरचना हो पाएगी अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे। ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं रह जाती या बैठे हुए चुनिंदा लोगों की नहीं रह जाती, हम सबकी भागीदारी है, हम सबका कर्तव्य बनता है कि अपने समाज के कल्याण के लिए हम सबको सहयोग करना चाहिए, हम सबको योगदान देना चाहिए। ठीक है मैम, थैंक यू। 95% पेरेंट्स अपने बच्चों को मार्शल आर्ट्स नहीं करने देते। उन्हें लगता है क्या है, ये मारपीट, चोट लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट उसके बाद वो सोचते हैं मेरा बेटा वीक क्यों है या मेरी बेटी कमजोर क्यों है, ओवरवेट क्यों है, लेजी क्यों है, फोकस्ड क्यों नहीं है। बॉस, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट किक्स एंड पंचेस एंड फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग इज अबाउट मेकिंग यू अ वॉरियर। आपका कैरेक्टर डेवलपमेंट, आपको ब्रेवरी सिखाना, हिम्मत सिखाना, आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड देना, आपको डिसिप्लिन देना, फोकस देना, ये सारी चीजें हैं जो मार्शल आर्ट्स करता है। और अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इस जिंदगी में सक्सेसफुल हो, हेल्दी हो, खुद की रक्षा कर सके, अपने लव्ड वंस की रक्षा कर सके, तो मार्शल आर्ट्स एक ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है। हाँ, डोजो में, ट्रेनिंग में आपका बच्चा गिरेगा जरूर, लेकिन गिर के उठना भी सीखेगा। एंड जिंदगी में अगर अपने बच्चे को पावरफुल बनाना है तो उसको शेल्टर मत करो, बल्कि उसको वो टूल्स दो जिनसे वो जिंदगी के उतार चढ़ाव को हैंडल करके आगे बढ़ सके। सो ऑलवेज मेक योर किड्स डू मार्शल आर्ट्स।